डियर स्टूडेंट, यदि आप बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यह वीडियो है। आज की इस वीडियो हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपको बताने वाले हैं और आपकी परीक्षा के लिए वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपकी परीक्षा में वो सारे क्वेश्चन लगभग आएंगे भी। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए पूरा प्रूफ है। ये इसी वर्ष का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का नाम भी देख लीजिए। ठीक है, यही आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा फर्स्ट पेज में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। और इस वीडियो में जो मैं टिक कराऊंगा क्वेश्चन वो आपको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर टिक कर लीजिए। ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी में 1192 मतलब कि 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मतलब कि जैसे कि इस समय करंट में बोले तो जैसे कि भाई चुनाव होते हैं तो 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना शासन करती है, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर कोई और जीता है। तो सेम उसी तरह इसका जो शासन काल रहा है वो 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक है, उसने अपने शासन काल में अपने चाचा नागार्जुन, ठीक है, यानी कि जब उसका समय था जो शासन कर रहा था तो उस समय उसके चाचा नागा अर्जुन चंदेल शासक परमरदीव देव को बुरी तरह परास्त किया। यानी कि अपने चाचा से ही उसने युद्ध किया और उनको परास्त कर दिया। तराइन का 2 युद्ध जो कि 1191 और 1192 ईस्वी उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना रही। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ उसके शासनकाल में, वो ये दोनों घटनाएं रही। ठीक है, कौन सी? तराइन की 2 युद्ध जो हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है इसके शासनकाल की। प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। ध्यान सुन लीजिए, पहले युद्ध जब हुआ, ठीक है, तराइन का, तो उसमें ये पराजित हो गया, हार गया। किससे? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार चाहमान वंश का अंत हो गया। साथ ही भारत में दिल्ली तथा अजमेर पर मुस्लिम राज सत्ता स्थापित हो गई। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। इतना मैं आपको हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, ये उसके जीवन के, ये फिर उसके शासनकाल के हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, बाकी आप लोग इतना लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा बना के भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग पे रट जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्याधर चंदेल। तो विद्याधर जो चंदेल, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता है, कभी कदार आता है। तो आपकी इच्छा है तो इसको तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर करें। अगर आपकी परीक्षा कल परसों या फिर 2 ही 3 दिन के अंतराल में है तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर समय ज़्यादा जैसे कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो इसको तैयार करिएगा। ठीक है, हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि रिफरेंट में आने वाले हैं। ठीक है, और डिटेल में बताएंगे तो भैया आप सभी मानो वीडियो लंबी भी होगी और आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को शॉर्ट करके क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धंग की हमीर से तुलना कीजिए। ये भी क्वेश्चन कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता है, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर समय ज़्यादा है तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है तो इस पर जरूर फोकस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो बल्लाल सेन की जो राजनीतिक उपलब्धियों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक रुचि दिखाई दी। ठीक है, यानी कि राजनीति क्षेत्र की मतलब राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा उसको सांस्कृतिक जो क्षेत्र रहा है उसमें अधिक इंटरेस्ट दिखाई दिया है। और कहा जाता है कि उसी ने कान्यकुब्ज से उन अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर बंगाल में बसाया जो आगे चलकर यहाँ की कुलीन प्रथा के जनक हुए। वह स्वयं विद्वान था। कौन कौन था विद्वान? सेन शासक बल्लाल सेन। ठीक है, जिसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। वह बृहस्पति की बुद्धि का प्रिय प्रेमी कहा गया है। यह विद्वान और समाज सुधारक भी था। यानी कि जो सेन शासक बल्लाल सेन था, एक तो विद्वान था, साथ साथ में समाज सुधारक भी था। ठीक है, और इसका जो सांस्कृतिक के क्षेत्र में या फिर संस्कृति के क्षेत्र में इसका ज़्यादा रुचि थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां भी इसने हासिल की। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि कुछ ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर उसने बंगाल में बसाया था। ठीक है, तो ये बेसिक सा परिचय लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर प्रश्न आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमेशा नहीं रिपीट होता लेकिन ज़्यादा परीक्षा में आया है, गढ़ वालसेड़ा क्वेश्चन। तो चलिए जान लेते हैं। कहा जाता है कि यतात वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ, जिसने काशी के आसपास शासन किया।
वह शनि, ठीक है, शनि से पीड़ित था, परंतु उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला, इसलिए वह ग्रहवार ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही गहरवार प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में धर्म रक्षक होकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता, कभी कदार आता है, तो समय है तो जरूर तैयार करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। जयचंद, ये कई बार प्रश्न आ चुका परीक्षा में, इसके बारे में जरूर आपको फोकस करना है। तो इसका उत्तर लिखना है जयचंद जी के बारे में। तो जो जयचंद थे, ये प्राचीन इतिहास की बात है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में जो जयचंद थे, ठीक है, ये 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी कि इसका जो शासनकाल शुरू हुआ 1170 ईस्वी से शुरू हुआ। वह विजयी, परम वैष्णव और दानी था। मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि प्रेमी प्रकृति का व्यक्ति था। ठीक है, वो दानी भी था। उसने गुजरात की सोलांकियों और तुर्कों को कई बार हराया। ठीक है, यानी कि जो तुर्क लोग थे उनको कई बार उसने पराजित किया, और क्योंकि वो उसके एरिया में या फिर उसके राज्य में कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, या फिर उसका कहना नहीं मानते थे, इसलिए उसने लड़ाई की उनसे। ठीक है, उसका राज्य बनारस और गया तक था। उसने 8 सामंत राजाओं को बंदी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों में शत्रुता, यानी कि अपहरण कर दिया गया उसकी बेटी का। इस वजह से उन दोनों वंशों में यानी कि लड़ाई की जो जड़ है वो पैदा हो गई, यानी कि जो लड़ाई है वो बीच में आ गई। ठीक है भैया, अगर किसी की बहन बेटी को आप ले जाएंगे, अपहरण करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि भैया लड़ाई, फाइट और मामला तो बढ़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि ठीक है, शत्रुता बढ़ गई। शत्रुता मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं, शत्रुता का मतलब हो गया लड़ाई। ठीक है, बढ़ गई। 1194 ईस्वी में कन्नौज लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा वो मारा गया। एक लड़ाई हुई, जंग हुई, जिसको 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने इसको मार डाला था, यानी कि वो मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको मतलब कि मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया था जयचंद को। ठीक है, तो इस प्रकार पर्चा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉपुलर है, कई बार आ चुका है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बताइए, और प्लस तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं। यह युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, लड़ाई हुई। ठीक है, तराइन, थानेश्वर तथा करनौल के बीच में एक रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, किसके बीच? मोहम्मद गौरी की सेना के बीच और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, प्लस उनकी सेनाओं के बीच लड़ाई यानी कि युद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यानी कि प्रथम जो युद्ध हुआ तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी घायल हो गया। किससे? पृथ्वीराज से। ठीक है, यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर रणभूमि से भाग ना गया होता तो रक्त बहने से गौरी की मृत्यु हो जाती। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज द्वारा इतना तगड़ा आक्रमण किया गया कि उससे मोहम्मद गौरी घायल हो गया, और घायल होकर वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसके सैनिक ने, मोहम्मद गौरी के सैनिक ने क्या किया, इतने आसानी से, इतनी चतुरता के साथ उसको उठाकर रणभूमि यानी कि जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ पर लेकर, उसके यथास्थान जहाँ पर मोहम्मद गौरी रहता था वहाँ पर वो लेकर चला गया। और यदि वो सैनिक न ले जाता तो इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा था, इतना ज़्यादा खून बह रहा था, वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। ठीक है, और मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका, यानी कि जहाँ उसका निवास था। ठीक है, इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। यानी कि भैया जब वो पराजित हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो ये हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध में। कब खेला गया, मतलब कि कब युद्ध हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कौन पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तो बेसिक से परिचय इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में आ जाते हैं। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई। अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियों तथा अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गए। भैया जब पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी, तो पराजित होने के बाद क्या हुआ, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की ताकि वो अब नेक्स्ट बार जो युद्ध हो उसमें वो इंसान को पराजित कर सके। तो वही बताया जा रहा है, उसने बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में, अधिकार में कर लिया। यह युद्ध इतिहास के एक युगांतकारी तथा परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और उसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई। ठीक है, अब मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया। यानी कि तराइन के युद्ध में तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, और जो हार गया वो था कौन था? वो था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद मुसलमान जो लोग थे उनका कार्य बहुत ही आसान हो गया।
तो इस प्रकार लिखेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में, ठीक है। द्वितीय युद्ध में ही, ठीक है, पराजित हो गया था, ठीक, कौन? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। गोपाल, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसे इग्नोर करेंगे। और सेन शासक विजय सेन, ये कई बार आ चुका है, इसके बारे में थोड़ा फोकस कर लीजिए। उत्तर लिखेंगे कि हेमंत सेन के बाद रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजय सेन गद्दी पर बैठा। उसने सूर्यवंश की एक राजकुमारी से विवाह कर, किस वंश की? सूर्यवंश की एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह कर लिया, अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 वर्षों तक शासन किया। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों की अवनीति का लाभ उठाकर विजय सेन ने धीरे धीरे अपनी सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली। उसने अनेक विरुद्ध उपाधियां भी धारण की। तो ये है परिचय सेन शासक विजय सेन का। चंदेल से जुड़ा क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे लोग अलग अलग, बहुत सारे जो विद्वान अलग अलग उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मत मिला है या फिर ज़्यादा लोगों का मानना है वो ये है कि अभिलेखिक साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से, ठीक है, मरीच और अत्रि मुनि से ठीक है, चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। फिर से सुन लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि अभिलेखिक साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मरीच और अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले नन्नुक की उत्पत्ति हुई। इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया गया। तो इस प्रकार बेसिक सा थोड़ा परिचय तैयार करें। हालांकि हमेशा नहीं रिपीट होता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। नन्नू के बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चंदेल यशोवर्मन से जुड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, इसके बाद जरूर फोकस करना आप लोगों को, ठीक है। उत्तर लिखेंगे कि यशोवर्मन 1930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना। किस सन में? 1930 में। गौड़, मिथिला, कौशल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में अपनी शक्ति बढ़ाई। यानी कि कुछ प्रदेश थे या कुछ क्षेत्र थे जिसमें उसने अपना कब्जा जमाया, यानी कि शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था। खसों की सेना का सम्मान किया। कौशलों के कोषागार को ढो ले गया। कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलों को भी दुर्बल कर दिया। मालवों के लिए, ठीक है, प्रलयंकार संकर तथा या फिर संकर था, मतलब प्रलय संकर था। और गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो वो सही था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही गलत था। कुछ लोगों का वो सपोर्ट करता था जिनका उससे लाभ था, जिससे उसका लाभ नहीं होता था, उसका मतलब नहीं था, उसको वो मतलब कि हटा देता था अपने रास्ते से, ठीक है। तो ये इस प्रकार का चंदेल यशोवर्मन का परिचय लिखेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, तो पढ़ सकते, इग्नोर भी कर सकते। महमूद गजनबी के बारे में जो तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। महमूद गजनबी एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। उसने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत की जो धन संपत्ति को लूटना था। आप लोगों को मालूम भी होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इतना यहाँ पर सारी चीज़ें थी ना कि जो अंग्रेज, पहले तो इन लोगों ने लूटा, ठीक है, इतिहासकार के जो लोग थे जो विदेश से आए, उसके बाद अंग्रेज लोगों ने खूब लूटा। तो इतनी यहाँ पर धन संपत्ति थी कि वह महमूद गजनबी जो था वो 17 बार आक्रमण किया। और उसका आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था कि वहाँ की जो धन संपत्ति उसको लूट लेना और अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लेना। वह धन का बहुत ही लालची और मतलब कि एक तरीके से बहुत ही लालची प्रकृति का व्यक्ति था, ठीक है। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस आक्रमण में हिंदुओं को पराजय हुई तथा मंदिर के अपार संपत्ति का हाथ लगी। मतलब कि उसने क्या किया? हिंदुओं को पराजित कर दिया और मंदिर में जो संपत्ति थी, जो मंदिर में सोना चांदी था, उन सभी को लूट ले गया, ठीक है। कहा जाता है कि 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कहराते हुए गजनबी पहुंचे थे अपने स्थान पे, ठीक है। यानी कि 200 ऊँट सोना चांदी लूटा था, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा, इतिहास में बताया गया, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना देख लीजिए, कितना 200 ऊँट सोने चांदी से वजन से कहराते हुए, जो मतलब कि इतना ज़्यादा उन पे सोना चांदी लाद दिया गया था ऊँटों पे कि वो ऊँट परेशान हो रहे थे कि कितना ज़्यादा हम पे लोड कर दिया गया। तो कहराते हुए गजनबी अपने यथास्थान पहुँचे थे, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, कितना सोना चांदी था हमारे देश में, लेकिन लूट लगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल, बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। ललितादित्य मुक्ता पीढ़, ये भी बहुत कम आता है। चाह मानो का मूल स्थान, ये भी बहुत कम आता है। कन्नौज से जुड़ा क्वेश्चन कभी कदार आ सकता है एक, ठीक है।
वत्सराज ये भी बहुत कम आता है। राजपूतों की उत्पत्ति की अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। उसका आंसर नीचे दिया गया है, कई बार आ चुका है। राज तरंगड़ी ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जितनी बार एग्जाम हुआ है थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का उतनी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखेंगे राज तरंगड़ी वाला क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक एक हमेशा नहीं आता, कभी कभार रिपीट होता, तो आपकी इच्छा तो तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। प्रतिहारों की उत्पत्ति फिर एक आधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% श्योर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। परमार वंश कई बार आ चुका, ठीक है। और परमार भोज ये भी कई बार आ चुका है। सिंध के पतन के कारण बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के बहुत सारे इस पीडीएफ में क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के नतीजे से महत्वपूर्ण है। कई सारे इस वीडियो में इस मॉडल इस मतलब की क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में भी आएंगे, ठीक है। कुल मिला के आपकी जो हेल्प है वो 30 से 35 नंबर की हेल्प तो इस वीडियो से हो जाएगी कम से कम, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन ग्रुप पे ज्वाइन होके वहाँ पे हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद बोल दीजिएगा कि सर हमें बी थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको वहाँ पर जस्ट प्रोवाइड करा देंगे। बाकी अगर आप कहेंगे तो 1-2 यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर भी हम डाल देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार 2024 में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और पेपर सेंड कर दीजिएगा जब आपका एग्जाम हो जाए तो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे।